शो में। बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल, डॉलर की ऊंची उड़ान, दहशतगर्दी की हालिया लहर, क्या इंतखाबात सबोताश की साजिश? गली गली में शोर है। सियासी रस्साकशी, जानिबदारी के इल्जामात, असल हकायक क्या? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। डॉलर की ऊंची उड़ान और आखिरकार इसके पीछे अवामिल क्या हैं, बड़ी थ्योरेटिकल डिबेट हो जाती है कि आखिरकार क्यों हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। और वाज़े तौर पर जितनी बार भी आप इस पर डिस्कशन करें, जितनी बार भी आप इसके ऊपर बैठकर डिबेट्स करें, तो अल्टीमेटली नतीजा निकलता है जी करप्शन, इनकॉम्पिटेंस, इनएफिशिएंसी, ये इस तरह की वजूहात जिसकी बुनियाद पर हम मईशत मैनेज नहीं कर पाते। और ये सब हम देख रहे हैं जो आज हुआ है। 128.5 पर आते हुए आज जब इंट्राडे ट्रेडिंग में डॉलर गया और 127.99, और यानी ये तमाम रेट्स वो हैं जो कहा जा रहा है कि हिस्टोरिकल ग्रोथ, यानी जिस तरह से आज डॉलर ने जिस तरह से अपनी स्पीड पकड़ी रुपये के अगेंस्ट, उससे बहुत सारे खदशात, बहुत से सवालात, बहुत से इस वक्त जहनों में सवालात उभर रहे हैं जी कि आगे होने क्या जा रहा है, पाकिस्तानी मईशत के साथ आगे होने क्या जा रहा है। अब मईशत को भी आप इस वक्त परे रखें, अगर साइड पे रखें, सवाल इस वक्त ये है कि इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें कहाँ जाएंगी। सवाल यह है कि इसके बाद पाकिस्तान के अंदर घरेलू अशिया की जो खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उनकी कीमतें कहाँ जाएंगी। सवाल यह है कि हमारे बैरूनी कर्जे, उनका हजम कितना बढ़ेगा जो आज डिवैल्यूएशन हुई है इसके बाद, जिस तरह आज डॉलर इस वक्त बढ़ा है रुपए के अगेंस्ट उसके बाद। और फिर यकीनी तौर पर यह बड़ा अहम तरीन सवाल कि इसके बाद 25 जुलाई के बाद हम किधर खड़े होंगे, हमारी आने वाली हुकूमत के लिए सब में बड़ा चैलेंज क्या होगा। क्या माजी के 10 साल या माजी के 20 साल की तरह वो भी स्टेबलाइजेशन, ग्रोथ रेट और ये तमाम चीजें यही सुनते रहेंगे और वही इकोनॉमिक पॉलिसी परसू की जाएंगी जी कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें कर्जे लेने पड़ेंगे, हमें यहां जाना पड़ेगा अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सस्टेन करने के लिए। बड़े अहम सवालात हैं ये जिनका ताल्लुक मईशत से है। और इसके बाद अहम तरीन सवाल पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी की लहर, इस लहर का ताल्लुक पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात से क्या है। क्या कोई कुव्वत है जो चाहती है पाकिस्तान में इंतखाबात 25 जुलाई को ना हो, या अमल जो है इस पर इस तरह ना चले, डीरेल हो जाए, डेमोक्रेसी डीरेल हो जाए, या बड़ा इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक इवेंट डीरेल हो जाए। अहम तरीन सवाल आज के प्रोग्राम में हम बेनकाब करेंगे। और उसके साथ साथ यकीनी तौर पर जो रेफरेंस फैसले अपील्स हैं, इस पर कानूनी बहस क्या आगे रंग इख्तियार करेगी, क्या रुख इख्तियार करेगी, आज के शो में होगा बेनकाब। अहम तरीन सवालात पाकिस्तानी मईशत, कानून, सियासत से जुड़े हुए आज के प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। लेकिन इस ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगी। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात पाकिस्तान के हाल, मुस्तकबिल और यकीनी तौर पर जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनके ऊपर। माशी चैलेंज शायद सरे फहरिस्त आ चुका है, जिस तरह आज डॉलर और रुपये की पैरिटी रही है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है यकीनी तौर पर। और ये रिमाइंडर एक बार नहीं, बड़े जय्यद जो इकोनॉमिस्ट हैं बार बार दे रहे थे। उन जय्यद इकोनॉमिस्ट में से एक डॉक्टर फारूक सलीम साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज में साथ मौजूद हैं। हमारे साथ शब्बीर शाह साहब माहिर कानून हैं, जो इलेक्शंस हैं इसके ऊपर सियासी बहस पे से बात भी करेंगे। और जनाब ख्वाजा नवेद साहब, सीनियर माहिर कानून, आप दहशतगर्दी और इसके हवाले दहशतगर्दी और उसके साथ साथ जो आईनी और कानूनी जंग इस वक्त मामला चल रहे हैं कोर्ट में, इस पर इनसे बात होगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया मोहतरम शख्सियात का। फारूक सलीम साहब, डॉलर जिधर जा रहा है ये अनएक्सपेक्टेड नहीं था, एक्सपेक्टेड था, लेकिन सर अब इसके बाद क्या होगा, इसका इंपैक्ट बिलखुसूस कर्जों पर और उससे पहले पेट्रोल पर, उससे पहले जो हम अशिया खुर्दोनोश खरीदते हैं उन पर, बिजली कीमतों पर, गैस की कीमतों पर क्या पड़ेगा फारूक सलीम साहब आज जिस तरह डिवैल्यू हुआ है रुपी? डॉक्टर साहब देखिए, एक्सपेक्टेशन जो थी वो तो बिल्कुल थी कि रुपया गिरेगा, डॉलर की वैल्यू चढ़ेगी, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी, एटलीस्ट मेरी एक्सपेक्टेशन ये नहीं थी कि ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा।
जुलाई की एंड तक जो मेरी एक्सपेक्टेशन मैं कह भी रहा था, लिख भी रहा था कि 125 रुपए का $1 तकरीबन जुलाई की एंड तक, लेकिन ये तो 131 132 आज कह रहे हैं कि अगर दुबई में 134 रुपए तक ट्रेड हो रहा है रुपया, तो ये बहुत जल्दी हो गया। इसमें एक तो रोल बहुत बड़ा प्ले किया हमारे तजारती खसारे ने। मैं पिछले महीने तक आपके प्रोग्राम में भी जो मेरी प्रोजेक्शन थी वो $55 अरब की इंपोर्ट्स थी, लेकिन 2 दिन पहले जो अदाद शुमार सामने आए हैं जो स्टेट बैंक ने रिलीज किए हैं, वो कहते हैं कि 61 अरब रुपए की इंपोर्ट हो गई, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से 4 से 5 अरब डॉलर ज्यादा थी। और उसी के नतीजे में जो तजारती खसारा था, जो मैं एस्टिमेट कर रहा था कि 35 अरब से ज्यादा नहीं होगा, वो जाके कहीं 37-38 बिलियन पे पहुंच गया। और इन चीजों का नतीजा आज आपने देख लिया कि तजारती खसारा इतना बढ़ने के बाद हमारा रुपया जो है आज तकरीबन $5 के सामने गिर गया। असर इसका पहला तो 2 किस्म के बम है सफान साहब। पहला तो महंगाई का बम है, कोई 60-61 अरब रुपए की इंपोर्ट्स हैं, और अगर 4-5 रुपए एक दिन में रुपया जो है वो गिरता है, तो आप अंदाजा लगा दीजिए कि 400-450 अरब रुपए का इजाफी बोझ जो है वो पाकिस्तानी 3 करोड़ खानदान के ऊपर पड़ जाएगा। और तकरीबन अगर आप सोचिए कि पिछले कुछ महीनों में 35-40 हजार रुपए का सालाना इजाफी बोझ खर्चा जो है वो हर पाकिस्तानी खानदान को बर्दाश्त करना पड़ेगा रुपए के गिरने की वजह से। दूसरा इंपैक्ट जो आपने पूछा वो कर्जों के हवाले से है। तकरीबन 95 बिलियन के डॉलर्स के कर्जाजात पाकिस्तान के ऊपर हैं, और अगर 5 से 6 रुपए डॉलर जो है वो चढ़ता है, रुपया गिरता है, तो आप सोचिए कि 500 से 550 अरब रुपए का इजाफी कर्जा हर पाकिस्तानी शहरी, बच्चा, बूढ़ा, मर्द, औरत के ऊपर इजाफी कर्जा चढ़ जाता है। अगर तारीख के एक पस मंजर में देखें तो मुशर्रफ साहब जब छोड़ के गए थे हुकूमत 2008 में, उस वक्त पाकिस्तान में फी कस कर्जा जो हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत पे था वो 40,000 रुपए का था। 5 साल रहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तो वो 40,000 से बढ़ के 80,000 पे पहुंच गया। और फिर 5 साल PMLN की हुकूमत तकरीबन 1,35,000 पे, और आज का एस्टिमेट अगर किया जाए तो तकरीबन 1,40,000-1,45,000 का कर्जा हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत के ऊपर इस वक्त है। और ये इफेक्ट होता है डिवैल्यूएशन का, महंगाई का बम, और साथ ही साथ कर्जाजात का बम। अच्छा, एक टाइटैनिक की आप हम जिक्र करते थे, आप शो में आके भाई बड़ा जल्दी टाइटैनिक जा रही है और इस पर टकरा सकती है किनारे से, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन से बड़ा पहले ये हो गया है। ख्वाजा नवेद साहब, सिर्फ मसला ये है कि कानूनी मसला नहीं, लेकिन ये मुझे बताएं सर, आप अलर्ट तो होते हैं, अलार्मिंग सिचुएशन होती है, तो एक बार नहीं, फरूख सलीम साहब हैं, और या बहुत से इदारे हैं, मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, बहुत सी ऐसे ऑब्जर्वर्स हैं इकोनॉमिक जो लिखते रहे, बार बार कहते रहे कि जी बड़ा खतरनाक सिचुएशन आगे आने वाली है। सर, तो ये जो केयरटेकर सेटअप होता है, क्या कानूनी तौर पे ये बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठा रहता है ख्वाजा साहब? यानी कुछ भी होता रहे मुल्क में, यानी डॉलर, आवाम की कमर टूट जाए महंगाई से, कर्जाजात बढ़ जाए, रुपया कहीं चला जाए, केयरटेकर सेटअप कुछ नहीं कर सकता? नहीं सर, केयरटेकर सेटअप जो है उसको डे टू डे मैनेजमेंट करनी है। अब आप देख लें, जैसे अब लाहौर में 13 जुलाई को नवाज शरीफ ने आना था, तो यही केयरटेकर सेटअप था जिसने मोबाइल फोन बंद कराए, जिसने रास्ते बंद कराए, जिसने कंटेनर लगवाए, यानी पूरा काम करते हैं जो एक्चुअल हुकूमतें करती हैं। पैमरा को इन्होंने रोका, जो किया। तो इसी तरह जब इकोनॉमिक पॉलिसी या कोई चीज़ होती है और इस तरह एकदम 5 रुपए जो है ये रुपया गिर जाता है, तो केयरटेकर सेटअप जो है, इनको इमीडिएटली जो भी फाइनेंस से लोग डील कर रहे हैं उनको अपने मुआशियात के जो भी माहिरीन हैं उनको बुला के आधी रात को भी मीटिंग करनी चाहिए, और वो सुबह तक इजलास चलना चाहिए कि कल सुबह इसको मजीद रोकने के लिए क्या मेजर्स लेने चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ सर, अगर आप कराची में रहते हैं तो जितने यहाँ पे अब स्टोर्स खुल गए हैं जी, तो झाड़ू से लेके और हर चीज़ इस वक्त बाहर दुबई से इंपोर्ट होके कंटेनर के कंटेनर आ रहे हैं। इससे हमारा इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया है कि हद नहीं है। आप किसी स्टोर पे चले जाएं, ऐसे लगता है जैसे आप दुबई में घूम रहे हैं। पाकिस्तान की तो अशिया वहाँ नज़र ही नहीं आती। तो कम से कम जो केयर टेकर सेटअप है वो इस तरह की फजूलियात को रोकने के लिए, इंपोर्ट के लिए कोई आर्जी पॉलिसी बना दें कि भाई ये जो डॉलर इन चीज़ों की ख़रीदारी पे जा रहा है
और वो वहाँ से एक्सपायर चॉकलेटें उठा लेते हैं, एक्सपायर शरबत उठा लेते हैं, एक्सपायर कोका कोला, एक्सपायर सारे उनकी डेटें बदल बदल के यहाँ चला रहे होते हैं। एटलीस्ट इन चीज़ों क्योंकि ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, इनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ मौजूद हैं, तो लोग यहाँ की खरीदें, बाहर की क्यों खरीदें? बाहर की आती है, हमारा डॉलर जाता है। तो आप अगर आपस में बैठ के रात को मीटिंग करें, सुबह के लिए कोई ऑर्डर करें, कोई SRO निकालें, कोई पॉलिसी निकालें कि भाई इतने दिन के लिए इन फजूल अशियात की या अशियाए तायुश कहूँगा कि इम्पोर्ट बैन है, तो एटलीस्ट हफ्ते के लिए भी इंटरवेंशन तो करे ना। डॉलर जब आगे बढ़ रहा है रुपये के अगेंस्ट, तो वो कुछ इंटरवेंशन कोई तो एक्शन ले, बैठ के अखबार पढ़ के सो जाए, ये तो नहीं होता ना सर। नहीं, लीगली मैंडेट है ये इंटरवेंशन लेने का मैंडेट, दे हैव द लीगल मैंडेट टू डू दिस। ऑफ कोर्स सर, करेक्शन करनी है तो करेक्शन के लिए वो बैठे हुए इसीलिए हैं, वरना 3 महीने के लिए पोस्ट खाली छोड़ देते, सेक्रेटरीज चलाते रहते। सही। अच्छा शबीर साहब, यही सवाल मैं थोड़ा दहशतगर्दी से मुतालिक पूछूंगा। पै दर पे वाकयात हुए, हमें पता है जी आलमी साजिशें सब कुछ है। आपको लगता है, आर यू सेटिस्फाइड जिस तरह केटेकर गवर्नमेंट इसको हैंडल कर रही है? रिसेंटली जिस तरह देखा गया, उसके बाद विजिलेंस और सिक्योरिटी मेजर्स अनाउंस हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स थे दे वर लैकिंग, वो नजर नहीं आए। आप आर यू सेटिस्फाइड शबीर शाह साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। देखिए, ऑब्वियसली एक फ़र्क पड़ता है। केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, इसीलिए दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड केयर टेकर गवर्नमेंट। वो कुछ अरसे के लिए आती है और उनका वो मैंडेट, जैसे ख्वाजा नवीद साहब ने कहा कि उनके मैंडेट में कोई एज सच फ़र्क नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं इस पॉइंट पे कि वो पॉलिसी डिसीशंस नहीं ले सकते, ऐसे डिसीशंस जिनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट हो, ऐसे डिसीशंस जो कि विच आर टेंटमाउंट टू इंटरफेयरिंग विद द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो इस तरह के लॉन्ग टर्म डिसीशंस नहीं ले सकते। उनको पुराने डिसीशंस, पुराने पॉलिसी डिसीशंस को कंटिन्यू करना होता है, लेकिन गवर्नमेंट चलाना उनका काम है। और इस वक्त ये तो एक तज्जिया जो है वो नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू टैकल द जो टेररिज्म की सिचुएशन है उस तरह से नहीं कर सके। अभी आपके सामने 2 बड़े हादसे हुए हैं, पूरी कौम उसमें अफसरदा है। काफ़ी पार्टीज़ ने अपने इलेक्शंस जो कैंपेन्स को 1-1, 2-2 दिन के लिए उन्होंने रोक दिया। सो नेचुरली नज़र आ रहा है केयर टेकर गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कंट्रोल कर सकी। सही है, ये उनका मैंडेट डेफिनेटली है, मैंडेट है, लेकिन दे हैव फेल्ड टू कंट्रोल इट। सही। अच्छा फरूख सलीम, ठीक है। अच्छा फरूख साहब, ये मुझे बताएं, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। जिस तरह से आप मईशत हम देख रहे हैं, जिस तरफ जा रही है गाड़ी, और जो सामने नजर आ रहा है कि सामने IMF लिखा हुआ है, इतना बड़ा दीवार है, जाके हम उधर क्रैश होने लगे सर। उसके बाद 25 जुलाई के बाद आपको क्या नजर आ रहा है फरूख साहब? मजीद अनसर्टेनिटी, सड़कों पर एहतजाज, क्या होगा आखिरकार 25 जुलाई के बाद क्या होगा फरूख साहब? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया फजूलियात का, कि पाकिस्तान बेतहाशा ऐसी चीज़ें शायद इंपोर्ट कर रहा है जिनको फजूलियात कहा गया, उसको बंद कर दें तो शायद पाकिस्तान का हमारा जो तिजारती खसारा है वो कम हो जाएगा या ख़त्म होने के करीब आ जाएगा। ऐसी बात नहीं है। इंपोर्ट कम करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज हम तेल की इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई 14 अरब डॉलर की, मशीनरी की इंपोर्ट हो रही है कोई 8 अरब डॉलर की, LNG आ रहा है कोई 2 अरब डॉलर का, कोयला इंपोर्ट हो रहा है 1 अरब डॉलर का, खाने पकाने का तेल इंपोर्ट हो रहा है 2 अरब डॉलर का, कोई 500-600 मिलियन डॉलर की चाय इंपोर्ट हो रही है। इंपोर्ट जितनी चीजें इस वक्त हम कर रहे हैं वो इकोनॉमिक्स की जुबान में कहलाता है इलास्टिसिटी। इसका मतलब यह है कि वो हम कम नहीं कर सकेंगे। अगर मशीनरी कम करते हैं तो फिर हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मजीद कम हो जाएंगी, तेल हम कम कर नहीं सकते, डीजल पेट्रोल हम कम कर नहीं सकते। इसका सोल्यूशन इस वक्त जो हुकूमत जिसके पीछे पड़ी है वो गलत सिमत में जा रही है। वो रेगुलेटरी ड्यूटीज डालने की कोशिश कर रही है इंपोर्ट्स के ऊपर, और कोशिश यही हो रही है कि किसी तरह इंपोर्ट्स को कम किया जाए और तिजारती खसारा कम किया जाए। ये मुकम्मल तौर पे पॉलिसी फेल हो जाएगी। ये पिछले 6 महीने से मुसलसल फेल हुए चली जा रही है। यही पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद हो रहा है और अब मजबूर हो गया स्टेट बैंक के चौथी दफा, पिछले 6 महीने में चौथी दफा ये ऑफिशियल डिवैल्यूएशन सामने आ रही है। इसका हल एक्सपोर्ट्स में है, इसका हल
इंपोर्ट्स में नहीं है। जब तक हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे और एक्सपोर्ट के बढ़ाने के नतीजे में जो तिजारती खसारा कम होगा, सिर्फ वो वाहिद सोल्यूशन है, उसकी तरफ हुकूमत नहीं सोच रही है। हुकूमत गलत डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन सर, आपके सवाल का जवाब कि जुलाई 25 के बाद क्या होगा, जवाब पर आए तो उसके लिए जरूरी है सर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना, और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने के लिए जरूरी है कि जो हमने कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए हैं आलमी इदारों से, जो मुख्तलिफ ममालिक से, उनको रिव्यू करें उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को। उसी कीमत पे बिजली अगर आती रहेगी तो जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी तो एक्सपोर्ट्स कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आप समझते हैं ये बात सही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जिक्र किया। उसमें जो एक्सपोर्टर्स हमें तीन बड़ी चीजें बताते हैं, वो पहली ये है कि बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। हमारे जो कंपेरेटर्स हैं उसमें चाइना हो, उसमें इंडिया हो, उसमें बांग्लादेश हो, उसमें वियतनाम हो, वहां पे तकरीबन 35 से 40% फी यूनिट बिजली की कीमत जो है वो कम है। दूसरा बड़ा सोर्स जो है वो गैस की कीमत है। हमारे यहाँ गैस की कीमत तकरीबन बांग्लादेश के मुकाबले में डबल है, और बांग्लादेश ने पिछले 5 सालों में अपनी एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन डबल कर ली है, जबकि हमारी 25% नीचे आ गई है। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त पॉइंट उठाया कि जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा, और वो इस वक्त तक गौर नहीं किया जा रहा, हमारी हुकूमत का और निगरान हुकूमत का भी टोटल फोकस लगता है कि किसी तरह से इंपोर्ट्स को कम कर लिया जाए, और वो अपनी तारीख से सबक नहीं सीख रहे हैं कि बड़ी कोशिश की गई है पिछले 6 महीने में, पिछले 1 साल में रेगुलेटरी ड्यूटीज लगा दी जाती हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट के पीछे 100% कैश की रिक्वायरमेंट लगा दी जाती है, लेकिन एक्सपोर्ट्स नीचे नहीं आ रही हैं। जो हम सोच रहे थे कि 55 अरब की होंगी, 60-61 पे पहुंच गई हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन से भी कहीं बाहर है। तो जब तक हुकूमत सही फोकस नहीं करेगी, जब तक कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे नहीं लाएगी, उस वक्त तक हमारा हाल और खराब होता चला जाएगा। और जुलाई 25 के बाद सर मैं आपसे कह रहा हूं, अच्छा एक ब्रेक हमें लेनी है। मिलों वाले कहते हैं कि जी शुगर जो है हमारे पास बहुत सरप्लस है, हमें एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, तो ये क्या है सर? आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान में जो शुगर की जो कीमत वो मांग रहे हैं, वो उसके ऊपर कई $100 मिलियन की सब्सिडी मांग रहे हैं। इस वक्त दुनिया में शुगर की कीमत जो है वो पाकिस्तान की शुगर की कीमत के मुकाबले में आधी है। हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं हम जी। इस ब्रेक के बाद आते हैं तो जो अगला हिस्सा था वो 25 जुलाई के बाद का था। तो इसी तौर पर भी, माशी तौर पर भी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंटली हमने दहशतगर्दी के वाकयात देखे हैं उनको सामने रखते हुए हमारे पैनलिस्ट को आफ्टर 25 जुलाई क्या नजर आता है नक्शा मंजरनामा? बहुत ही अच्छा या बहुत बुरा, या खुदा न खास्ता क्या सूरत हाल? इस ब्रेक के बाद करेंगे बेनकाब। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात 25 जुलाई के बाद क्या मंजरनामा होगा। आज डॉलर जिधर खड़ा हुआ है, सियासी हालात जो हैं, सड़कों पर क्या सूरत हाल होगी, कि हुकूमत के लिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे। ख्वाजा नवेद साहब, 25 जुलाई के बाद आपको क्या दिखता है? ये आज की हालात को देखते हुए क्या नजर आता है 25 जुलाई के बाद क्या हो जाएगा? सर देखें, अब इस वक्त इलेक्शन है, उस दिन लॉटरी खुलेगी। अब बहुत सारी पार्टियां जो हैं वो, जिनको मीडिया के ऊपर इतना कवरेज नहीं है, लेकिन मेरा चूंकि अवाम से रब्ता रहता है, तो उनके भी बहुत बड़े जलसे हो रहे हैं, उनके भी बड़े फॉलोअर्स हैं, और वो भी मुझे लगता है कि 8-8, 5-5, 6-6 सीटें ले जाएंगी जी। जिन पार्टियों को मीडिया पे नाम भी नहीं आता और कोई गिन भी नहीं रहा। और इसी तरह अब ये मियां नवाज शरीफ साहब की पार्टी है और इमरान खान साहब की पार्टी है, ये 2 मेन पार्टियां हैं, इनमें अच्छा खासा मुकाबला है। और अब ये जो लाहौर का शो हुआ है, अब इसकी भी 2 राय हैं। कोई कहते हैं कि शो बहुत बड़ा था लेकिन मीडिया पे पाबंदियां थी तो दिखाया नहीं गया। कोई कहते हैं कि नहीं इतना नहीं था, बस 50,000 से ऊपर आदमी नहीं आ सके, और ये वो। बहरहाल ये तो पार्टी का मसला, पीटीआई नून है, ये तो चैलेंजेस इतने बड़े बड़े पहाड़ जैसे हैं, ये कोई भी पार्टी आ जाएगी। हाँ, कोई भी, ये आपका जो असल सवाल है वो ये है जी, चाहे पीएमएल नून आ जाए, चाहे अपना इमरान खान साहब आ जाए। अब इमरान खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देनी है कहने लगे, तो अब वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ से देंगे जब इकोनॉमी में पैसे ही नहीं होंगे?
इसी तरह PMLN जो है उन्होंने कर्जे कहाँ से अदा करेंगे अगर वो आ गए। तो ये सारी बातें तो आखिर में जाके बेचारा गरीब पाकिस्तानी अवाम ही पिसेगा और सारा बोझ जो है उस पर पड़ेगा। आपको पता है हर साल जब बजट आता है तो उस बजट की आखिरी लाइन ये होती है कि इसका बोझ गरीब अवाम पर नहीं पड़ेगा। जिस तरह के जराइम की हर खबर में लिखा होता है आखिरी क्या पहली लाइन भी होती है, बीच की लाइनें भी होती पुलिस हैं, मसरूफ तफ्तीश है जी। ये एक लाजमी वो है जुमला। इसी तरह हर बजट का एक लाजमी अटूट अंग है कि इसका बोझ गरीब अवाम पर नहीं पड़ेगा और ले दे के मरता बेचारा गरीब ही है। ठीक है जी, नहीं हल किसी के पास नहीं। शब्बीर शाह साहब आपसे अगर पूछूं, जो जिन चैलेंजेस की निशानदेही अभी फारूक साहब ने डिटेल के अंदर की है और वो हमारे सामने अब आ चुके हैं, अब तो ये नहीं कि पहले एक्सपेक्टेशन थी, अब तो वाज़ेह तौर पे इशारे नजर आ रहे हैं, और उसके अलावा दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, उसके अलावा सियासी तौर पर बड़ा पोलराइज्ड माशरा, अजीब सी एक हालत हो रही है। क्या होगा 25 जुलाई के बाद? कौन सी आपको लगता है कोई पार्टी इनके मैनिफेस्टोज ये फेस कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं सिचुएशन को? देखिए जी, कता कलामी माफ ख्वाजा नवीद साहब से उन्होंने दो बड़ी पार्टीज का जिक्र किया, PMLN और PTI। एक और बड़ी पार्टी है जिसको वो भूल गए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो तीन पार्टियां। यू आर राइट ख्वाजा राइट शाह साहब, सॉरी इनके इश्तिहार ज्यादा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। ठीक है जी, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जनाब, देखें सबसे बड़ा जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज है वो है फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो बात की बात है, जब गवर्नमेंट बन जाएगी ऑब्वियसली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऑल दी एजेंसीज जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, दे आर वेरी मच इन प्लेस। उन्होंने पाकिस्तान को कहीं ऐसे नहीं छोड़ना, और ये गलत होगा कि अगर हम कोई ऐसा इंप्रेशन दें कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपना काम ठीक नहीं कर रही, तो वो उन्होंने कमांड एक हिसाब से इस तरह से वो अपना काम ठीक कर रही है। द रियल चैलेंज वुड बी फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि इस वक्त इट्स वेरी डिफिकल्ट कि कौन सी पार्टी मेजॉरिटी में आएगी या गवर्नमेंट फॉर्म कैसे करेगी। आपको एटलीस्ट 170 सीटें चाहिए जी। आपको 170 सीटें चाहिए टू फॉर्म द गवर्नमेंट। नाउ एट द मोमेंट आई डोंट थिंक एनी पार्टी एट प्रेजेंट हैज द कैपेसिटी, और इट अपीयर्स कि कोई भी पार्टी इस तरह से कितनी सीटें ले आ सकती है। सो अगर PTI की कुछ सीटें आती हैं तो PTI विल हैव टू फॉर्म कोalition विद एनी अदर पार्टी। सिमिलरली अगर नवाज शरीफ की कुछ सीटें आती हैं, PMLN की कुछ सीटें आती हैं, तो उनको कोई कोalition फॉर्म करना पड़ेगा। हमेशा जब भी कोalition गवर्नमेंट होती है तो वो डेमोक्रेसी के लिए एक हिसाब से ठीक नहीं होती। काफ़ी जैसे आप ब्रिटेन में देखें, आप किसी और ममालिक में भी देखें, तो उसमें फिर गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंस नहीं रहती, उसमें कानून साजी बड़ी उसमें रुकावट होती है, बिल बड़ी मुश्किल से पास होते हैं। तो दैट्स समथिंग विच इज़ अ चैलेंज कि इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट जब नहीं आएगी तो उसमें फिर आपको दो पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तीन पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं, तो उसमें ये लॉ कानून साजी जो है वो बड़ी मुश्किल से बनेगी। नेचुरली लेजिस्लेचर के बाद एग्जीक्यूटिव को भी परेशानी होगी। ठीक है, तो ये आपकी नजर में पहला लीगल चैलेंज है, लेकिन इसका एक और पॉइंट ये भी है क्योंकि इसके बाद वो टफ डिसीजंस जो लेने होंगे, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो जो सारा पार्लियामेंट का बिजनेस ही इफेक्ट हो जाएगा और वो इस तरह फैसले नहीं हो सकेंगे हंग पार्लियामेंट की सूरत में, और ये इतने इनॉर्मस चैलेंजेस हैं, इसमें बड़े और ऐसे फैसले करने हैं जिनकी बड़ी इंप्लीकेशंस हैं आवाम पर भी, फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी, तो वो कैसे? फारूक साहब आप भी एग्री करेंगे इस तज्जिए से कि बड़ा अजीब सी सिचुएशन होनी है आफ्टर इलेक्शंस कोलिशन के चक्कर में, और फिर वो कोलिशन बड़े अहम फैसले भी नहीं कर पाएगा? देखिए, दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो सियासी गैर यकीनी की फ़ज़ा मैं समझता हूँ कि मज़ीद बढ़ जाएगी इलेक्शंस के बाद बजाय कम होने के। जैसे अभी जिक्र किया गया कि 137 से ज़्यादा कोई सर्विस जो आ रहे हैं, 137 से ज़्यादा किसी को सीटें नहीं ले रहे हैं, ये वो 272 डायरेक्टली कंटेस्टेड वाली मैं बात कर रहा हूँ। और सियासी गैर यकीनी और उसके साथ साथ माशी कमज़ोरी या और मज़ीद कमज़ोर होते चले जाएंगे जैसे जैसे टाइटैनिक जो है वो बर्फ़ के तौदे की तरफ बढ़ रहा है। फिर महंगाई का
बम है, कर्जाजात का बम है, दहशतगर्दी का वो जिन है। जो वजीर आज़म मैं समझता हूँ नया बनेगा वो एक कांटों का ताज रेली पहनेगा और उसको जलते हुए कोयलों के ऊपर चलना पड़ेगा। जा रहे हैं हम IMF की तरफ और कोई सिमत नहीं है, लेकिन IMF का मामला ये है कि आप पिछले अगर 1 महीने की तारीख देख लें, जब जॉर्डन ने IMF के साथ मुआहदा किया और कर्जाजात लेने शुरू किए तो जॉर्डन में सब लोग जो हैं उर्दन के वो सड़कों पर बाहर निकल आए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई और सड़कों के ऊपर एहतजाज शुरू हो गया। अर्जेंटीना ने एक $50 बिलियन का मुआहदा किया IMF के साथ, अर्जेंटीना में भी एग्जैक्टली यही हुआ कि लोग सड़कों के ऊपर निकल आए। जब भी IMF आती है वो आपको कहती है कि आप अपने करेंसी गिरा दें, आप अपनी बिजली के रेट बढ़ा दें, आप अपने गैस के रेट बढ़ा दें। ये ऑलरेडी पाकिस्तान में इतने बढ़ चुके हैं कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले मैं समझता हूं कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो शायद मुझे अल्लाह ना करे, अल्लाह करे कि मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे डर इस चीज का है, खौफ इस चीज का है कि सड़कों पर एहतजाज होगा IMF से एग्रीमेंट के बाद। नहीं सर, एक और डर है जो मैं ख्वाजा साहब अगर आपको भी शामिल करूं कि ये जो डर ये है जी कि जिसका ISPR ने भी अभी ट्वीट जब रिसेंटली निशानदेही की थी, जब हमने मस्तोंग में धमाका देखा तो ये आया था जी कि जो एलिमेंट्स हैं जो डीरेल करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हमें नजर आ रहे हैं, ये कौन सी कुव्वतें हैं इस वक्त साहब? ये वही कुव्वतें जिनके खिलाफ ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन इलेक्शन को डीरेल करना चाहते हैं। तो ये तो 25 जुलाई के बाद क्या करना चाहेंगे जो इलेक्शन ही नहीं होने देना चाहते हैं इस मुल्क में? क्या ये कामयाब तो नहीं हो सकते? खुदा ना खास्ता अभी भी हमें बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। आप देखें ना, और ये जो छोटे शहरों में और इन अफेक्टेड एरियाज में जो लोग भी अपनी कॉर्नर मीटिंग्स कर रहे हैं, इनको चाहिए कि उस मीटिंग में एंट्री पॉइंट के ऊपर अपने लोगों को खड़ा करें और सिर्फ उनको अंदर आने की इजाजत दें जिनको वो पहचानते हैं शक्ल से। जिनको नहीं पहचानते उनसे माजरत कर लें, बोले सर आपको अलाउड नहीं है, या फिर उनकी तलाशी लें। जो इसमें कोई तकल्लुफ यानी वो नहीं होना चाहिए, बाकायदा उनकी तलाशी लेके भेजे। क्योंकि ये दोनों बच्चों, जो बच्चा गया हारून, बहुत प्यारा बहुत अच्छा बैरिस्टर था, तो वो देखें उसके साथ कितनी ज्यादती हो गई। और ये जो रईसानी साहब गए हैं, ये तो इतने पैट्रियोटिक थे कि मैंने वो जो इनकी थाईलैंड की स्टोरी सुनी, उन्होंने वहां एक घर बनाया, थाई औरत से शादी की है, उन्होंने घर का गेट जो है वो पाकिस्तानी परचम से पेंट किया है। अब इतना बड़ा पैट्रियोटिक आदमी और उसके साथ ये हो जाए, बड़े दुख की बात है सर। तो ये मेजर्स लेने की जरूरत है। शुक्रिया अदा करेंगे आपका, फरूख सलीम साहब का, शब्बीर शाह साहब का, ख्वाजा नवेद साहब का। और फरूख साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि IMF के पास जाएंगे तो उनको नजर आता है कि एहतजाज, सड़कों पर स्ट्रीट प्रोटेस्ट होंगे। इससे पहले डॉलर्स के ऊपर हम प्रेडिक्शंस और आपके साथ एनालिसिस शेयर करते रहे। अब ये देखते हैं जी, क्योंकि बड़ा लाइकली है IMF के पास जाना और कोई रास्ता नहीं है। और उसके बाद 25 जुलाई के बाद क्या सूरत हाल है, वाज़ेह तौर पे नक्शा नजर आ रहा है। अब उसमें कोई ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं रहती कि क्या होने जा रहा है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और ये हुक्मरानों को फैसले करने की तौफीक दे, अच्छे फैसले करने की। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल एंड ट्विटर देखते रहेगा।